ट्रेन में भीड़ होने की वजह से जगह नहीं मिल रही थी और ऊपर से यह लंबा सा घूंघट। जी तो कर रहा था इस घूंघट को हटाकर साइड कर दूं, पर नहीं कर सकती थी, वरना माँ जी की घूरती आंखें वहीं जमीन में गाड़ देगी। यही सोचकर उस घूंघट के तले हिलती डोलते अपने सफर पर जा रही थी। जाने के फेर में रात को ठीक से नींद पूरी नहीं हो पाई थी और नतीजन मेरी आंखें थोड़ी लग गई और ट्रेन में हिलडोल की रफ्तार में किसी से टकरा गई। पता तो नहीं चला कि मुझसे टकराने वाला बंदा कौन था, वो गिरा या बच गया, पर एक घूरती आंखें मेरी घूंघट की ओर से थोड़ी सी दिख ही गई। वो थे मेरे ससुर जी। गुस्से में मुझे घूरे जा रहे थे और माँ जी को इशारों इशारों में कह रहे थे, बहुरिया को बोलिए जरा संभल कर, यूं राह में खड़े लोगों से टकराया ना करे, लोग क्या कहेंगे। मनोहर की बहुरिया राह खड़े लोगों से टकराती है, पैर में जान है या वो भी घर छोड़ आई। माँ जी आहिस्ता आहिस्ता मुझे इशारों में घूंघट के नीचे से कहने लगी, बहुरिया बाबूजी गुस्सा कर रहे हैं, क्या शर्म हया पीहर छोड़कर आई हो जो पुरुष के तन से सटे जा रही है। सीधी तरह खड़ी रहे, वरना बाबूजी से सुन लेना। अब इन लोगों को कौन समझाए कि एक तो साड़ी, ऊपर से इतनी बड़ी घूंघट, और इस घूंघट के पीछे कौन खड़ा है उसकी भी जानकारी रखो। ये मुझसे कैसे हो पाएगा पता नहीं। एक तो यूं लटक लटक के जाना पड़ रहा है, ऊपर से इनकी भी सुनो। इतना ही शौक था जाने का तो एक गाड़ी बुक करा लेते। दिल्ली से कानपुर जाना इतना दूर भी नहीं था, पर नहीं, इनको तो पैसे भी बचाने हैं और लोगों को रौब भी दिखाने हैं कि मेरी बहू अभी भी घूंघट में चलती है। सरिता मन ही मन बुदबुदा रही थी। धक्कम धुक्की करते करते आखिरकार कानपुर आ ही गया, जहां पहले से ही सरिता का पति श्याम इंतजार कर रहा था। श्याम ने जैसे ही सरिता को नीचे उतारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, इतने में भीड़ इतनी बढ़ गई उतरने के लिए कि सरिता गलती से किसी और पुरुष का हाथ श्याम समझकर थामकर नीचे उतरी और उसके साथ चलने लगी। 2 कदम ही बढ़ाया होगा कि इतने में श्याम के बाबूजी की नज़र सरिता पर जाती है और वो जोर से चीखते हुए कहते हैं, बहुरिया किसी और पुरुष का हाथ थाम लिया, अभी के अभी तू ये घूंघट हटा और देख। जोर की आवाज सुनते ही सरिता उस पुरुष का हाथ झटक देती है और सिर झुकाकर वहीं खड़ी हो जाती है। मैंने कहा ना, घूंघट हटा, मूरत बनकर क्या खड़ी है अब। पर बाबूजी आपके सामने? हाँ, मेरे सामने। सरिता बाबूजी का गुस्सा देखकर झट से अपना घूंघट नीचे गिरा देती है और उस व्यक्ति को देखती है जिसका हाथ थाम कर वो आगे बढ़ रही थी। 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी देखकर सरिता के मुख से एकाएक निकलता है, हे भगवान, अच्छा हुआ इस मानव से बचा लिया। देख लिया बहू, तुम क्या करने जा रही थी, आज तो हमारी इज्जत को पानी में मिला देती। वो तो अच्छा हुआ किसी जानकार ने नहीं देखा। फिर बाबूजी कहते हैं, अब से बहुरिया को ऐसे घूंघट ओढ़ने की जरूरत नहीं, अब ये बिना घूंघट के ही चलेगी। पर हमारे पूर्वजों के इतने सालों से बनाए हुए इस घूंघट प्रथा का क्या होगा जी, आप भी आज तक इसके पक्ष में ही थे। माँ जी धीमे स्वर में कहती है, अब वही होगा जो आज तक नहीं हुआ। इस घूंघट के चक्कर में बहुरिया अपनी इज्जत उछाल कर कहीं और चली गई, तब तो रही सही इज्जत भी चली जाएगी। और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस घूंघट की वजह से। आज सही मायने में बाबूजी को घूंघट रखने का नुकसान का पता चल सका। अगर आज ये घटना नहीं घटती तो शायद इस घूंघट प्रथा का कभी अंत नहीं होता, जो सदियों से चली आ रही थी, जिसे श्याम की माँ और भाभियों ने अब तक झेला है। कानपुर से वापस लौटने के बाद बाबूजी ने सभी बहुओं को घूंघट से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी दे दी। सभी बहुओं ने आकर सरिता को शुक्रिया किया और कहा, काश हमने भी किसी अन्य पुरुष का हाथ थाम लिया होता तो हम इस घूंघट से आज़ाद होते। पर कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। ये अच्छा किया सरिता, गलती ही सही, पर अच्छा हुआ हमारे लिए। फिर सभी बहुएं
अपने अपने घूंघट को ऐसे हटाती हैं जैसे कई वर्षों से पड़ा शीशों पर धूल जो उनकी शख्सियत को धुंधला कर रहा हो। घूंघट प्रथा नहीं, कुप्रथा थी जिसे औरतें सदियों से झेलती आ रही है। आज भी कहीं कहीं ऐसा देखा गया है। इस कहानी का माध्यम आप लोगों के सक्षम अपने विचारों को रखना है और मेरा मकसद किसी की भावना को आहत करना नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना